हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग रिसेप्टर्स के बारे में, है ना। तो ड्रग रिसेप्टर्स एक स्पेसिफिक प्रोटीन या माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के सरफेस मतलब कि सेल की मेम्ब्रेन पर या सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स किसी ड्रग, हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर्स या एंडोक्राइन सब्सटेंसेस को रिस्पेक्टिवली बाइंड करता है और उस बाइंडिंग के रिजल्ट में बायोलॉजिकल रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ड्रग रिसेप्टर्स क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, स्पेसिफिक मोलिक्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन या सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स ड्रग, हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोक्राइन सिस्टम्स को स्पेशली बाइंड करते हैं। सिंपल वर्ड में देखें तो ड्रग का सेल के ड्रग जो होता है हमारा, जो इसमें रिसेप्टर्स को सेल के स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट समझा जाता है, जैसे लॉक एंड की। इसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक की हमारी पर्टिकुलरली लॉक में फिट होती है, वैसे ही किसी को कोई ड्रग अपने सूटेबल रिसेप्टर्स के साथ ही बाइंड कर सकता है। ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद दो मेजर फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। ड्रग एगोनिस्ट की तरह एक्ट कर सकती है, रिस्पॉन्स को क्या करती है, ब्लॉक करना। ड्रग एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट कर सकती है। ओके, जैसे कि हम बात करें सॉल्बिटामोल की, तो सॉल्बिटामोल्स बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एगोनिस्ट हैं। ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करता है। सॉल्बिटामोल बीटा 2 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन और ब्रोंकियोडायलेशन प्लस एयरवे ओपन्स। इसीलिए अस्थमा जैसी कंडीशंस में सॉल्बिटामोल एयरवे को रिलैक्स करके ब्रीथिंग को ईजली बाइंड करते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रग रिसेप्टर्स की बात करें तो हमारा टाइप्स है कि ड्रग रिसेप्टर्स को मेनली 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। नेक्स्ट हमारा है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। थर्ड वन इज एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। 4 रिसेप्टर हैं, इन चारों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ओके, क्या होता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स? इन रिसेप्टर्स को आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ये जनरली सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और डायरेक्टली आयन चैनल को कंट्रोल करते हैं। जब कोई ड्रग या न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब कि लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड आयन चैनल्स ओपन या क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारे आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या क्लोराइड, ये मेम्ब्रेन को के अक्रॉस मूव करते हैं। इस मूवमेंट से जो मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन चेंज कर होता है और वेरी रैपिड सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे ड्रग न्यूरोट्रांसमीटर्स जब रिसेप्टर से क्या करती है, बाइंड करती है और आयन चैनल को ओपन और क्लोज करती है। आयन की मूवमेंट की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है और सेलुलर रिस्पॉन्सेस शो करने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन रिसेप्टर्स का रिस्पॉन्स वेरी रैपिड होता है और यूजुअली मिली
सेकंड के स्क्रॉल पर बिकॉज रिसेप्टर डायरेक्टली आयन चैनल को कंट्रोल करता है, इसीलिए ये रिसेप्टर मेनली रैपिड न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारा निकोटिनिक एसाइक्लिन रिसेप्टर्स, गाबा ए रिसेप्टर्स, NADA रिसेप्टर्स। तो ये क्या होते हैं? GABA गाबा ए रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये हमारे गाबा ए रिसेप्टर, ये जो हैं गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करता है और इससे कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं? हमारे ओपन हो जाते हैं और क्लोराइड आयन नर्व्स में एंटर करते हैं, जिससे हमारे नर्व्स की एक्सेसिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और इनहिबिटर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की बात करें तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हमारे ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के शॉर्ट फॉर्म में GPCR कहा जाता है। ये भी हमारे सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं। ओके, इसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, लेकिन ये डायरेक्टली आयन चैनल ओपन करने के बजाय जी प्रोटीन और इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर सिस्टम्स के थ्रू सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन के क्रॉस मल्टीपल टाइम्स पास करता है और कॉमनली डिस्क्राइब्ड सेल एज आ टाइम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। जब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करती है तो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और जो जी प्रोटीन्स के डिफरेंट टाइप जैसे GS, GI और GQ डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट करता है। अगर जो हम इसके इम्पॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स की बात करें, एड्रेनालाइन एसाइक्लेस जिसको हम CAMP बोलते हैं, ये क्या करते हैं? जनरली एड्रेनालाइन साइक्लेस को स्टिमुलेट करते हैं और हमारे रिसेप्टर्स इसको जो है एड्रेनालाइन साइक्लेस CAMP को इंक्रीज करता है और प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट हो जाता है, सेलुलर रिस्पॉन्स हो जाता है। GI जनरली एड्रेनालाइन साइकिल्स को इनहिबिट करते हैं। रिसेप्टर्स GI एड्रेनालाइन साइक्लेस CAMP और सेलुलर रिस्पॉन्सेस। ओके, अब बात करेंगे फास्फोलाइपेस जिसको हम IP3 और DAG बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? GQ पाथवे में फास्फोलाइपेस C एक्टिवेट होते हैं। ये रिसेप्टर GQ और फास्फोलाइपेस C IP3 प्लस DAG और कैल्शियम सिग्नलिंग सेलुलर रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, मस्कार्निक रिसेप्टर्स, हिस्टामीन रिसेप्टर्स और डोपामीन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्बिटामॉल एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो सॉल्बिटामॉल क्या होता है? एक बीटा 2 एगोनिस्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो बीटा 2 रिसेप्टर्स के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं जो मेनली GS प्रोटीन के थ्रू सिग्नल करता है। जब सॉल्बिटामॉल्स बीटा 2 रिसेप्टर से क्या करते हैं? बाइंड करते हैं तो GS प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेटेड GS एड्रेनालिन एसाइक्लेस को स्टिमुलेट करता है, जिससे सेल के अंदर जो CAMP लेवल इंक्रीज होता है उसको डिक्रीज CAMP स्मूथ मसल से में रिलैक्सेशन प्रमोट करते हैं और ब्रोंकायल स्मूथ मसल रिलैक्स होने से एयरवे वाइडली होती हैं जिसे हम ब्रोंकोडाइलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा सॉल्बिटामॉल्स
बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जीएस प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और एड्रेनालाइन साइक्लिस एक्टिवेटर होता है, CAMP डिक्रीज हो जाता है और स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, ब्रोंकोडायलेशंस और एयर वे इंपॉर्टेंट इजली हो जाती है। ठीक है, फिर एंजाइम लिंकेज रिसेप्टर्स। एंजाइम लीकेज रिसेप्टर्स ऐसे सेल रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंजाइम एक्टिविटी से कनेक्टेड होते हैं। जब कोई ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स या अदर्स लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो रिसेप्टर्स एक्टिव होता है और सेल के अंदर एंजाइमेटिक सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट करते हैं। अगर जो सिंपल वर्ड में देखें तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स एक सिग्नल रिसीविंग एंजाइम एक्टिवेशन सिस्टम्स की तरह काम करते हैं। ये आउटसाइड से सिग्नल रिसीव करता है और उस सिग्नल को सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस में कन्वर्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये क्या होता है, एक टाइपिकल एंजाइम लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर डैमेज ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स और इंट्रा सेलुलर डोमेन। ठीक है, तो ये सारे हैं। तो क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर्स में क्या होता है कि ये सेल के बाहर होते हैं और लिगेंड को बाइंड करता है। ट्रांस मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये रिसेप्टर्स को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होल्ड करते हैं। फिर हम बात करेंगे इंट्रा सेलुलर्स, ये जो है सेल के अंदर होते हैं और एंजाइम एक्टिविटी या एंजाइम एसोसिएटेड सिग्नल्स को एक्टिविटीज़ करते हैं। सिंपल वर्ड में देखें तो इसके डायग्राम में क्या है, हमारा आउटर साइड ऑफ द लिगेंड और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमिनेंट, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इंटरसेलुलर डोमिनेंस और एंजाइम सिग्नलिंग पाथवेज, सेलुलर रिस्पॉन्स हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम लीकेज रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लिगेंड रिसेप्टर्स के पास आता है। लिगेंड क्या होता है, जो हमारे लिगेंड ऐसे इंसुलिन या ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर्स को एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के पास आता है। लीकेज रिसेप्टर्स के बाइंड करता है, ये जो है लीकेज रिसेप्टर को स्पेसिफिक बाइंडर साइट पर बाइंड करता है। फिर हम बात करेंगे लिक्विड प्लस रिसेप्टर एक्टिवेशंस। ये जो है बाइंडिंग रिसेप्टर्स की शेप या कन्फॉर्मेशंस में चेंज प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, स्टेप 3 पे क्या होता है, रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो रिसेप्टर्स एक्टिवेशंस के बाद इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम और एक्टिव एंजाइम्स एसोसिएट सिग्नलिंग एक्टिवेशंस होते हैं। ठीक है, इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट एंजाइम लीकेज रिसेप्टर्स में टायरोसिन्स काइनेज एक्टिवेट या मूवमेंट होते हैं। फास्फोराइलेशंस होते हैं। एडवर्स हमारा एक्टिवेशंस के बाद प्रोटीन पर पैथोलॉजी ड्रग ऐड किया जा सकता है और फास्फोरस के जो हमारे पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सिग्नलिंग कास्केड्स स्टार्ट होते हैं। इसमें एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स मल्टीपल इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे एक सिग्नलिंग कास्केड्स डेवलप हो जाते हैं। रिसेप्टर्स एक्टिवेशंस या प्रोटीन्स
फास्फोलाइजेशंस या सिग्निफिकेंस प्रोटीन एक्टिवेशंस, मल्टीपल इंट्रासेलुलर पैथोलॉजी और सेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं? ये फैमिली सेल में डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म चेंजिंग और ग्लूकोज अपटेक चेंजिंग, सेल ग्रोथ या सेल डिवीज़न, सेल डिफरेंशिएशन एंड हमारा क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सपीरियंस चेंजेस। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर जो हम देखें तो इंसुलिन जो होता है रिसेप्टर एंजाइम लाइक रिसेप्टर्स को का वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट होने हैं। जब इंसुलिन टारगेटेड सेल के इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और इंसुलिन रिसेप्टर्स में टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे रिसेप्टर्स टायरोसिन काइनेज होते हैं ये एंजाइम लीकेज रिसेप्टर का इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है। रिसेप्टर्स टायरोसिन काइनेज में रिसेप्टर्स का इंट्रासेलुलर प्रोटीन में टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स एक्टिवेट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में क्या होता है कि ये वो रिसेप्टर होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेनली साइटोप्लाज्मा या न्यूक्लियस में ये रिसेप्टर्स उन ड्रग या हार्मोन्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल, जो फैट सॉल्युबल होते हैं और ईजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में बताएं, इसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सेल के अंदर लोकेटेड बाइंडिंग साइट है जहां ड्रग या हार्मोन्स बाइंड करके मेनली जीन एक्सपीरियंस और प्रोटीन सिस्टम्स सिंथेसिस को चेंज करते हैं। जैसे लिपिड सॉल्युबल ड्रग हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करता है और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और ड्रग रिसेप्टर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियस पर एक्शन होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शंस चेंज होते हैं और हमारे जो mRNA है फॉर्मेशन होता है, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस और सेलुलर रिस्पॉन्सेस शो होता है। लोकेशन ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स मेनली दो लोकेशन पर मिल जा सकते हैं, जैसे कि हमारा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, तो कुछ रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्मिक में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ड्रग हार्मोनल सेल के अंदर इंटर करता है और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। उसके बाद ड्रग रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में मूव करता है और जीन एक्सपीरियंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स डायरेक्टली न्यूक्लियस में रिप्रेजेंट होते हैं। ड्रग हार्मोन्स न्यूक्लियस में इंटर करके रिसेप्टर से बाइंड करता है और रिसेप्टर्स डायरेक्टली डीएनए के स्पेसिफिक रेगुलेटरी रीजन्स पर इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, अगर जो हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेलुलर रिसेप्टर्स लिगेंड जनरली लिपिड सॉल्युबल्स होते हैं और स्टेरॉयड हार्मोन्स या थायराइड हार्मोन्स या विटामिन डी रेटिनॉइड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करना, तो लिपिड सॉल्युबल मोलिकुलर सेल्स मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर को रिलेटिवली ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो मेम्ब्रेन के बाहर किसी रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड अप करना है तो सेल के अंदर लीगल अपने स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है।
ड्रग रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स इंक्लूड पर एक्ट करना। तो अगर रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में था तो एक्टिवेशंस के बाद ड्रग रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में इंटर कर सकता है। न्यूक्लियस में ये कॉम्प्लेक्स डीएनए के स्पेसिफिक रेगुलेटरी रीजन कॉमनली सेल या हार्मफुल सब्सटेंसेस एलिमिनेट से इंटरेक्शंस करते हैं, जैसे कि जीन ट्रांसक्रिप्शंस चेंज होता। तो रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स देने की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इस प्रोसेस को जीन ट्रांसक्रिप्शंस रेगुलेशंस कहते हैं। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस की आप बात करें तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा न्यूली फॉर्म mRNA राइबोसोम पर आता है और उसके बेस पर स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, फिर ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिसॉइड क्या होता है? ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल माने गए हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेल के अंदर इंटर करता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। इससे क्या होता है? एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में जाता है और स्पेसिफिक जीन्स की एक्सपीरियंस को रेगुलेट करता है। इस प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस चेंज होते हैं जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बायोलॉजिकल इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर हम इसी में बात करेंगे जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का स्पेसिफिक यूजुअली स्लो ऑनसेट होता है और कंपैरेटिवली विथ लिगेंड गेट या फिर आयन चैनल जैसे होते हैं। ठीक है, इसमें जीन ट्रांसक्रिप्शंस mRNA फॉर्मेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में सेलुलर इफेक्ट होता है। ये मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल इम्यूनिटी नहीं आता। ठीक है, बट इफेक्ट द लॉन्ग लास्टिंग्स हो सकते हैं। इस ऑनसेस न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं, उनका इफेक्ट रिलेटिवली लार्ज ड्यूरेशंस तक कंटिन्यू कर सकते हैं। कि देखो क्लास हम लोगों ने लिगेंड टारगेट केमिकल रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो हमारे गाबा और आयन चैनल्स ओपनिंग के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स देखा। फिर हम लोगों ने देखा एंजाइम लिंकेज रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इन चारों रिसेप्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल से स्टडी कर लिया है। अब जो हम क्लास में पढ़ेंगे एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ओके, तो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट क्या होता है ये पहले हम देख लेंगे। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या है? तो एगोनिस्ट एक ऐसी ड्रग या सब्सटेंसेस है जो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है और उस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट रिसेप्टर्स NON करता है। इसमें क्या होता है? बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक, एंटागोनिस्ट एक किसी ड्रग या सब्सटेंसेस है जो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करती हैं लेकिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं करती। ये एगोनिस्ट को एक्शंस को लोकली या रिड्यूस करती है। ठीक है, ये क्या होता है? एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि एट्रोपिन मस्कार्निक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को रिड्यूस करती है। ठीक है, तो ये हमारा एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। हम क्लास को अभी इसी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।